Hi everyone, a very warm welcome to everyone in this today's video. Today we are going to see the very important topic. बहुत important topic है, बेहद important topic है ना? ये topic बहुत ज़्यादा important है, मैं बार बार कह रहा हूँ, इसका मतलब ये बहुत important है ना? देखो क्यों ये important है? क्योंकि ये आपके क्लास 11th में भी आएगा। अगर उधर बच गया, बाई चांस उधर बच गया तो 110% आपको क्लास 12th में आएगा बोर्ड एग्जाम में, एंड दिस इज ऑफ 10 मार्क्स. ओके, सॉरी, दिस विल बी ऑफ 5 मार्क्स. दिस बुक रिव्यू इज ऑफ 5 मार्क्स, है ना? तो आज हम देखने वाले हैं बुक रिव्यू. ठीक है, ये है आपका पार्ट 2. इसका पार्ट 1 मैंने बना रखा है डायरेक्टेड राइटिंग के सेकेंड वीडियो में. जो डायरेक्टेड राइटिंग पार्ट 2 है उसमें जो 4th हमारा था, है ना, आर्टिकल राइटिंग हमने कर लिया, रिपोर्ट राइटिंग हमने कर लिया, ओके, न्यूज़पेपर रिपोर्ट हमने कर लिया, और जो 4th टॉपिक था हमारा दैट वाज आवर बुक रिव्यू. वो भी हमने किया था, बट वो मैंने किया था बहुत ज़्यादा सिंपल वे में, मतलब सिंप्लीफाइड वे में कर लिया था, है ना? तो सबसे पहले तो ये समझना है कि ये कितना इम्पोर्टेंट है. ये इतना इम्पॉर्टेंट है कि आपको बहुत सारे बच्चों को जिसने भी क्लास 11th का एग्ज़ाम दिया होगा, अभी फाइनल एग्ज़ाम इंग्लिश का, ओके, तो उन्हीं टॉपिक दिखा होगा बहुत सारे लोगों को. मेजॉरिटी ऑफ यू, ओके, दे हैड सीन दिस टॉपिक इन देयर एग्जामिनेशन. एंड इन क्लास 12th दोज स्टूडेंट्स हु आर अपेयरिंग फॉर बोर्ड 2024, है ना, दे विल सी दिस टॉपिक इन द बोर्ड एग्जामिनेशन. और जिनका हो गया है तो उन्हें ये टॉपिक मिला भी होगा. इस टॉपिक को कैसे सॉल्व करते हैं? इस टॉपिक को सॉल्व करने का मेथड बहुत ज़्यादा सिंपल है. बिल्कुल नहीं घबराना है, बहुत मतलब सिंपल है. नाम पे जाओ. मैंने क्या कहा है, किसी भी चीज़ को, चाहे मैं बायो पढ़ाऊँ उधर, है ना, चाहे मैं इंग्लिश में पढ़ाऊँ, तो जिसमें मैं कहूँ नाम पे जाओ तो नाम पे ही जाया करो. अब देखो नाम इसका क्या है, बुक रिव्यू. क्या मतलब होता है बुक रिव्यू का? बुक मीन्स किताब, किसी भी किताब ली मैंने, है ना. रिव्यू मानी देखना, है ना. तो किसी किताब को देखना. अब किस तरीके से देखना? क्या हम मतलब ऐसे ही स्टेयर कर रहे हैं, है ना? नहीं. किताब को देखने का मतलब है कि उससे अच्छी तरीके से जांचना, उससे अच्छी तरीके से सर्च करना, उससे अच्छी तरीके से पढ़ना, है ना. नाउ यू आर फैमिलियर विद मर्चेंट ऑफ वेनिस एंड मैकबेथ. आपने आधी मैकबेथ पढ़ ली है, मर्चेंट ऑफ वेनिस पढ़ के आए हैं, है ना. तो लेट्स टेक द एग्जाम्पल ऑफ मर्चेंट ऑफ वेनिस, है ना. जिन बच्चों ने पढ़ी है मर्चेंट ऑफ वेनिस उनके लिए देखो मर्चेंट ऑफ वेनिस में क्या था, या टेम्पेस्ट आप ले सकते हैं. टेम्पेस्ट में क्या था, है ना. हम सब ने मर्चेंट ऑफ वेनिस में बहुत सारे कैरेक्टर्स को देखा. सबसे पहले तो ये देखा कि किसने लिखी है. विलियम शेक्सपियर ने लिखी है. कितने कैरेक्टर्स को देखा? एंटोनियो, बसानियो, पोर्शिया, नेरेसा, ओके, लोरेंजो, लॉन्सलॉट, गोबो, ओल्ड गोबो, है ना, एंड आर एंटागोनिस्ट शाइलॉक, है ना. ये सारे कौन थे? कैरेक्टर्स थे, है ना. और दूसरी बात, सबके हमने इम्पॉर्टेंट डायलॉग्स भी देखे, राइट गाइस. इम्पॉर्टेंट डायलॉग्स भी हमने देखे. लाइक ऑफ शाइलॉक बहुत फेमस डायलॉग है कि मुझे आई नीड हाउ मच पाउंड ऑफ मीट. कितना पाउंड मीट चाहिए था उसे? 3 pound ऑफ मीट, राइट, 2 pound ऑफ मीट. तो उसे 1 pound ओके, 1 pound ऑफ मीट चाहिए था. ऑफ होम? ऑफ एंटोनियो, जिससे कि वो क्या करे, अपने जो जितने भी मतलब वो है, अपने जो भी नुकसान हुआ है वो उसकी भरपाई कर सके. इज़न्ट इट? उसने कोर्ट में क्या मांगा था? 1 pound ऑफ मीट, पर उसे मिला नहीं मिला, है ना. किसने बचा लिया? पोर्शिया ने बचा लिया इन द फॉर्म ऑफ बेल्थाजार. बेल्थाजार कौन था? द क्लर्क, है ना, जो क्लर्क होते हैं वो था. तो ये सारी पॉइंट मुझे याद है और आप लोगों को भी याद होंगे, आई होप, है ना. अब मुझे लिखना है कोई बुक, मतलब सॉरी, मुझे देखनी है कोई बुक, मुझे आप लोगों को पढ़ानी है बुक. तो उसके लिए मुझे भी तो कुछ नॉलेज होनी चाहिए ना उस बुक के बारे में. जैसे मैं मैकबेथ पढ़ाता हूँ तो पहले मैंने मैकबेथ की सारी नॉलेज गेन की, है ना. इन माई लोअर क्लासेस मैंने गेन किया. फिर मैंने आपको पढ़ाने से पहले एक बार फिर देखा, उसे रिवाइज किया, उसको पूरे प्ले को.
तो क्या होता है रिव्यू, मतलब आप किसी चीज़ को पढ़ाने से पहले या किसी चीज़ को एडवर्टाइज़ करने से पहले उस चीज़ का रिव्यू दे रहे हैं। जैसे मैंने एक बुक आपको मतलब एडवर्टाइजमेंट में मैंने एक बुक का किया। लेट्स टेक द एग्जाम्पल ऑफ रैप्सोडी। रैप्सोडी एक बुक है आपकी पोइट्री बुक, उसका मैंने आपको लाइक एडवर्टाइज़ किया उसकी। तो मैं क्या कहूँगा कि ये रैप्सोडी बुक, इसका मतलब है टू स्प्रेड हैप्पीनेस, टू स्प्रेड जॉयफुलनेस, है ना, फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस रैप्सोडी का मतलब है। एंड दिस पोम दिस लाइक पोइट्री बुक इट कंटेन्स टोटल कितनी पोम्स, 20 पोम्स, जिसमें से आप हर पोम से कुछ ना कुछ सीखेंगे। जैसे कि हमारी फर्स्ट पोम थी अभी सारा द ट्राइस, उससे हमने सीखा द सिंपैथी, ओके, द एम्पैथी हमने क्या सीखा था, सिंपैथी, एम्पैथी। व्हाई आई लाइक द हॉस्पिटल से हमने क्या सीखा था कि लोग सटायरली, आयरॉनिकली लोग अपने आप को कितना स्ट्रॉन्ग प्रिटेंड करते हैं पर वो इतना होते नहीं हैं, है ना। और ये शायद क्वेश्चन भी आया था आपका, राइट, ये क्वेश्चन भी आया था आपका बोर्ड लाइक 11th एग्ज़ाम में, जिनके भी एग्ज़ाम हो गए हैं। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये चीज़ याद रखनी है कि व्हाट इज़ द सटायर ऑफ द पोएम ऑफ व्हाई आई लाइक द हॉस्पिटल, ठीक है। तीसरा हमने सोनेट देखा। सोनेट में क्या बताया था विलियम शेक्सपियर ने कि व्हाट इज द ट्रू डेफिनेशन ऑफ अ ट्रू लव, व्हाट इज द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ अ ट्रू लव, है ना। डेथ ऑफ अ नेचुरलिस्ट में हमने देखा कि किस तरीके से द लव, द अफेक्शन ऑफ अ पोइट टुवर्ड्स द नेचर बिकम फेडेड, किस तरीके से उसका जो अफेक्शन है, उसका लव है, उसका अट्रैक्शन है, वो सब फेड हो जाता है व्हेन द फ्रॉग जंप ओवर हिज हैंड टू कट हिम, ओके। फिफ्थ हमने देखी थी स्ट्रेंज मीटिंग। स्ट्रेंज मीटिंग में हमने क्या देखा था, स्ट्रेंज मीटिंग में हमने देखा था कि द मीटिंग वॉज स्ट्रेंज बिकॉज इट वॉज नॉट ऑन द अर्थ, इट वॉज इन द हेल, ओके, इट वॉज इन द हेल आफ्टर डेथ। एंड आफ्टर दैट दे वर केम टू नो दैट द वॉर इज जस्ट फॉर डिस्ट्रक्शन, है ना। वॉर्स किसके लिए है, डिस्ट्रक्शन के लिए है, कोई फायदा नहीं होता है वॉर से। हमारी जो सोसाइटी है वो वॉर लड़ती है, कौन लड़वाता है, जो हेडमैन है कंट्री का, वो, है ना। तो ये सारी चीज़ें हमें क्या बताती हैं, ये सारी चीज़ें हमें एक पर्टिकुलर नॉलेज देती हैं, और पर्टिकुलर नॉलेज कहाँ की है, कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड की। अब हम क्लास 12th का सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं आपका, ओके, रैप्सोडी के लिए, जिसमें हम आपकी पोएम नंबर 6, है ना, पोएम नंबर 6 से हम अपनी स्टार्ट करेंगे, नॉट 6 सॉरी, पोएम नंबर 11 से, क्योंकि 6, 7, 8, 9, 10 तो आपकी एक्स्ट्रा हैं, वो नहीं आएंगी। तो हम कैसे करेंगे, 11 से आपकी, डेट इज टेलीफोन कॉन्वर्सेशन बाय बोले सोइंका, ओके। तो वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, जस्ट वेट फॉर अ वाइल। हाँ, तो ये तो था बुक रिव्यू। मैंने बुक रिव्यू से आपको कितने सारे एग्जाम्पल बताए, है ना। आई होप अब कोई क्वेरी नहीं होगी अबाउट बुक रिव्यू। बहुत सिंपल है बुक रिव्यू करना, ऐसे की तरह समझ लीजिए, बस उसमें आपको थोड़ा सा ध्यान लगाना है। अब यहाँ पे मैं 2 मेथड्स आपको बताऊँगा, दोनों करेक्ट है। एक फॉर्मेट लाया हूँ मैं, और दोनों फॉर्मेट करेक्ट है बिल्कुल, ओके। आप क्या करिए, आप दोनों फॉर्मेट लिख लीजिए, और अपने टीचर को दिखाइए विच वन इज़ करेक्ट, है ना। अगर वो कहें दोनों करेक्ट हैं, आप यू कैन राइट बोथ, क्योंकि कई सारे स्कूल्स होते हैं जिसमें फॉर्मेट्स जो हैं वो अल्टर होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। बट जो मैं फॉर्मेट आपको लाया हूँ वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा फॉर्मेट है ना। तो बुक रिव्यू क्या है, आपका डायरेक्टेड राइटिंग का ही पार्ट है। क्या होता है बुक रिव्यू, आप सबको पता है, मैंने अभी बताया आपको। तो लेट्स रीड क्या होता है बुक रिव्यू। सो अ बुक रिव्यू डिस्क्राइब्स, एनालाइजेस एंड इवैल्यूएट्स द मेरिट्स ऑफ अ कंटेम्पररी वर्क। इसका क्या मतलब है, एक बुक रिव्यू क्या होता है, बुक रिव्यू इज द डिस्क्राइब, मतलब किसी चीज़ को डिस्क्राइब करना, किसी चीज़ को एनालाइज करना। कोई आपको चीज़ दी है ना, कोई भी बुक दी है, कोई भी वर्क दिया है आपको, उसे एनालाइज करना, उसे डिस्क्राइब करना, उसे इवैल्यूएट करना। इवैल्यूएट का मतलब है बहुत अच्छी तरीके से उसे पढ़ना और अपने शब्दों में उसे लिखना, है ना। द मेरिट्स मीन्स द एडवांटेजेस ऑफ कॉन्टेम्परेरी वर्क। जो आपका वर्क, जो आपकी कॉन्टेम्परेरी वर्क का मतलब है जो आपने बुक में पढ़ा हुआ है, उसे अच्छी तरीके से एक्सप्रेस करना अपने थॉट्स को, है ना। इट कन्वेज एन ओपिनियन, क्या कन्वे करता है, ओपिनियन, सपोर्टिंग इट विद एविडेंस फ्रॉम द बुक।
इट इज अनबेसिस्ड एंड क्रिटिकल इन नेचर। कैसा होता है? इट इज अनबेसिस्ड एंड क्रिटिकल। क्रिटिकल का मतलब होता है इट इज इंपॉर्टेंट। सो इट इज अनबेसिस्ड एंड क्रिटिकल मतलब किसी के बारे में क्या कहना, किसी के बारे में कुछ कहना। इज इट? मतलब सपोज आप किस चीज़ के मेरिट्स बता रहे हैं, मतलब एडवांटेजेस बता रहे हैं, किस चीज़ के डिमेरिट्स बता रहे हैं, इसका मतलब है डिमेरिट्स मतलब डिसएडवांटेजेस। किसी के बारे में क्रिटिकल थिंग्स बोलनी, क्रिटिसाइज करना, किसी को बुरा कहना, है ना, किसी के पक्ष में ना बोलना, बेसिकली ये है। ठीक है। ऑल्दो इट इज नो सेट there is no set formula for writing a book review. It does not have certain common elements. These includes the following. मतलब वैसे बुक रिव्यू को लिखने का कोई सर्टेन फॉर्मूला नहीं है। जैसे कि हमारा मतलब प्रपोजल राइटिंग को एक फॉर्मेट था, है ना, आर्टिकल राइटिंग में एक फॉर्मेट था, इस तरीके से बुक रिव्यू को लिखने का कोई फॉर्मेट नहीं है। Isn't it? आप जैसा चाहें वैसे लिख सकते हैं, पर हाँ कुछ चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी, क्योंकि लैंग्वेज में थोड़ा फॉर्मेट तो चलता ही है। भले इन्होंने कह दिया कोई फॉर्मेट नहीं है, बट यट यू नीड टू रिमेंबर द हायरार्की ऑफ योर like book review, isn't it? So let's go. What should be the hierarchy? What should be the format for the book review? Let's read that. दो फॉर्मेट है, एक ये और दो एग्जाम्पल दिए हैं बेसिकली, दिस एंड दिस. सो वील गो अकॉर्डिंग टू दैट. अच्छा, फर्स्ट क्या है? इफ दिस इज नॉट क्लियर, लेट मी जूम इट. ओके, फर्स्ट है द टाइटल. बहुत ध्यान से समझेंगे. द टाइटल, ऑथर, पब्लिशर, नंबर ऑफ पेज एंड प्राइस. पहली लाइन में क्या लिखना है आपने? टाइटल लिख दिया. कैसे लिखना है? लेट मी शो यू. देखो, सपोज ये टाइटल लिख दिया, मतलब आप सपोज मर्चेंट ऑफ वेनिस को कर रहे हैं, है ना, तो टाइटल क्या होगा हमारा? द मर्चेंट ऑफ वेनिस. पूरा नाम लिखना है, मतलब छोटा नाम नहीं लिखना है. ठीक है. जैसे एक मैं लाया हूँ मैकबेथ का भी फॉर्मेट, तो मैकबेथ में क्या लिखना है? सिर्फ मैकबेथ नहीं लिखना है. व्हाट वाज द फुल नेम ऑफ मैकबेथ? नहीं पता? ओके, द ट्रेजेडी ऑफ मैकबेथ. दिस वाज द फुल नेम ऑफ द मैकबेथ. ओके, मैकबेथ का फुल नेम क्या था? द ट्रेजेडी ऑफ मैकबेथ, क्योंकि एक ट्रेजिक ड्रामा है, एक ट्रेजेडी है. ये लास्ट में हीरो की डेथ हो जाती है ना. तो ये आपको टाइटल लिखना है, फुल टाइटल लिखना है. द टाइटल शुड बी फुल होना चाहिए, हाफ नहीं होना चाहिए. ओके. देन आपको ऑथर के बारे में लिखना है. जैसे कि अगर हम विलियम शेक्सपियर, अगर हम मतलब मैकबेथ और मर्चेंट ऑफ वेनिस की बात करें, तो कौन है ऑथर? विलियम शेक्सपियर. ऑथर का मतलब पोइट. ओके, राइट, मतलब जो प्ले के राइटर हैं. ठीक है. पब्लिशर, किसने पब्लिश की? सो आप किसी भी, जो भी पब्लिशर आपको याद हो, जैसे कि हमारी जो मैकबेथ है, जो हमारी प्रिज्म है, जो हमारी रैप्सोडी है, वो किसके थ्रू पब्लिश की गई है? एवरग्रीन के थ्रू पब्लिश की गई है. इजंट इट? एवरग्रीन पब्लिकेशन है वहाँ की, तो आप उधर क्या लिख सकते हैं? पब्लिकेशन. तो अभी तक हमने क्या क्या देखा? टाइटल देख लिया, ओके, ऑथर देख लिए, पब्लिशर देख लिए. ठीक है. टाइटल मैकबेथ या मर्चेंट ऑफ वेनिस, कुछ भी आप लिख सकते हैं. ऑथर कौन है? दोनों के विलियम शेक्सपियर हैं. और पब्लिशर अगर आप देखें तो एवरग्रीन पब्लिशर है. ठीक है. तो एक बार मैं यहाँ पे, एंड नंबर ऑफ पेजेस एंड प्राइस, तो क्या क्या देखना है? टाइटल, ऑथर, पब्लिशर. टाइटल, ऑथर, पब्लिशर, नंबर ऑफ पेजेस एंड प्राइस. ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है. टाइटल, लेट्स सपोज, जस्ट वेट, है ना. टाइटल लेट्स सपोज मैकबेथ लिख दिया, तो हम क्या लिखेंगे? सिर्फ मैकबेथ नहीं लिखेंगे, द ट्रेजेडी ऑफ मैकबेथ लिखेंगे. ओके. This is A, okay? Just wait. The tragedy of Macbeth. Okay? मैक लिख दिया. ठीक है, क्योंकि स्पेस ज़्यादा नहीं है.
नेक्स्ट ऑथर की बात करें तो हम ऑथर कौन है, फुल नेम लिखेंगे, सिर्फ शेक्सपियर नहीं लिखेंगे, फुल नेम लिखेंगे हम विलियम शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर। ओके, फुल नेम लिखेंगे, द नेम इज क्वाइट बिग तो इसलिए मैं हाफ नेम ही लिख रहा हूँ। आपको क्या लिखना है, विलियम शेक्सपियर। ओके, विलियम शेक्सपियर। ओके, नेक्स्ट पब्लिशर। अब पब्लिशर आपकी कौन सी है, जो मैकबेथ है वो आपकी एवरग्रीन पब्लिशर है। आप 2-3 पब्लिशर याद कर लीजिए, एवरग्रीन हो गई है ना, या अब नूतन एक पब्लिशर आती है, बहुत से पब्लिशर्स होते हैं ये, तो आप कोई भी पब्लिशर लिख दीजिए, एवरग्रीन लिख दिया जैसे मैंने। ओके, दिस इज द पब्लिशर। नंबर ऑफ पेज की बात करें तो कितने नंबर ऑफ पेजेस हो सकते हैं टोटल, अप्रॉक्सीमेटली आप पेजेस लिख सकते हैं 136 और समथिंग, है ना, मैंने अप्रॉक्सिस पेज लिखे हैं। प्राइस की बात करें तो अगर आप मैकबेथ का प्राइस देखें तो आप मतलब ये सारे अप्रॉक्सिस हैं, आप अप्रॉक्सिस पे लिख सकते हैं 260, है ना, 260 आप प्राइस लिख सकते हैं, या 230, जितना भी प्राइस आप लिखें। जस्ट वेट, यहाँ पे प्राइस से पहले आपको रुपये का साइन बनाना ही है, ठीक है, तो 260 सपोज प्राइस। तो इस तरीके से आपको पहली लाइन पूरी करनी है, ठीक है। हमने क्या क्या लिखा, टाइटल लिखा, द ट्रेजेडी ऑफ मैकबेथ, फुल लिखना है, मैं दोबारा बता रहा हूँ, फुल लिखना है, ठीक है, द टाइटल शुड बी फुल। ऑथर लिखे विलियम शेक्सपियर, पब्लिशर लिखा एवरग्रीन, नंबर ऑफ पेजेस लिखे हमने 136, और प्राइस कितना है ₹260। ये सारी चीज़ें हमने पहले उसमें लिख दी, इसी तरीके से आपने लिखनी है, ठीक है, इसी तरीके से आपने लिखनी है। ओके ओके, क्या तो इतना चीज़ आपको लिखने के बाद आपकी पहली चीज़ तो पहला टास्क तो कंप्लीट होता है। अब लेट्स सी द सेकंड थिंग। दूसरी चीज़ क्या है, नाउ द ओपनिंग सेंटेंस टू सेट द टोन ऑफ द रिव्यू गिविंग एन ओवरऑल फील ऑफ द वर्क। मतलब जो ओपनिंग सेंटेंस आप लिखें, है ना, जो ओपनिंग सेंटेंस लिखें वो आपका रिलेवेंट होना चाहिए आपके वर्क से, है ना, मतलब जो आप वर्क दिखाना चाहते हैं, जो रिव्यू देना चाहते हैं आप, सपोज आप मैकबेथ का रिव्यू देना चाहती हैं, तो आपके ओपनिंग सेंटेंसेस ऐसे होने चाहिए कि आपको मतलब आप बिल्कुल रेलिवेंट रखें अपने टॉपिक से, कि हाँ मुझे मैकबेथ दिखानी है तो मैकबेथ, जैसे द ट्रेजेडी ऑफ मैकबेथ इज़ अ ट्रेजिक ड्रामा विच मीन्स एट द लास्ट द प्रोटोगोनिस्ट डाइज, है ना, इस तरीके से। एंड दे आर द कैरेक्टर्स लाइक ऑफ Macbeth, Lady Macbeth, okay, like this you could write, okay, the opening line, it should be relevant to your entire question, what the question has said, okay. Third is the general feel or genre of the book, द जनरल फील और जनरा ऑफ द बुक लाइक फिक्शन और नॉन फिक्शन। आपको जनरा भी लिखना है, ठीक है, फिर क्या लिखना है आपने, जनरा लिखना है, किस तरीके की है, फिक्शन है। हमारा जनरा क्या है मैकबेथ का, ट्रेजेडी, इजंट इट, अ ट्रेजिक ड्रामा। तो आपको जनरा की जगह पे अगर आप मैकबेथ लिख रहे हैं तो जनरा क्या होना चाहिए उसका, ट्रेजिक, ओके, ट्रेजिक होना चाहिए जनरा, है ना। अगर आप लाइक मर्चेंट ऑफ वेनिस लिख रहे हैं तो क्या होना चाहिए जनरा, कॉमेडी एंड रोमांस, राइट, कॉमेडी एंड रोमांस इज द जनरा ऑफ द मर्चेंट ऑफ वेनिस, ये आपके जनरा होने चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है, ठीक है, ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। तो हमने अभी तक क्या क्या देखा, टाइटल देखा, ऑथर देखा, ऑथर के नेम मतलब, है ना, और फिर पब्लिशर देखा, नंबर ऑफ पेजेस देखे एंड प्राइस देखा। फिर हमने क्या कहा, जो ओपनिंग लाइन आप शुरू कर रहे हैं वो बिल्कुल क्वेश्चन से रिलेवेंट होनी चाहिए। ये नहीं कि आप डिफरेंट लिख रहे हैं, कुछ और लिखा मैकबेथ का, लिख दिया मर्चेंट ऑफ वेनिस का, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए आपको, है ना। जो जिस चीज़ के ऊपर आप लिख रहे हैं ना, उस चीज़ का आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से मतलब आपके मन में सब कुछ होना चाहिए उसके बारे में, है ना। वैसे बुक रिव्यू ज़्यादा टफ नहीं आते हैं,
है ना। ऐसे बुक रिव्यू आपको दिए जाएंगे जो आपको पता होंगे, है ना। ऐसे बुक रिव्यू आपको नहीं देते जो बहुत टफ होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट थिंग आपको क्या करनी है, प्राइस लिखने के बाद आपको फिर ओपनिंग सेंटेंसेस को उसी टोन में स्टार्ट करना है जिस टोन में आपका क्वेश्चन है, ठीक है। उसी चीज़ का इंट्रोडक्शन देना है, बिकॉज योर फर्स्ट इंट्रोडक्शन विल डिसाइड योर मार्क्स। आपका इंट्रोडक्शन बेस्ट होना चाहिए, ठीक है। थर्ड चीज़ क्या है कि आपने फिर क्या लिखना है कि किस तरीके का जनरा है उस प्ले का, उस पोइट लाइक उस स्टोरी का, या उस बुक का किस तरीके का जनरा है। फ्रिक्शनल है, नॉन फ्रिक्शनल है, रोमांटिक है, ओके, रिडिकुलस है, सरकाज़मिकल है, ओके, सरकाज़म है, सटायर है उसमें, या आयरनी फिल है, ओके, या जक्स्टामेलिनरी है। मतलब जिस तरीके की आपकी दी गई है उस तरीके का आपको आपका जनरा लिखना है। जैसे कुछ एग्जाम्पल अगर मैं दूँ, मैकबेथ क्या है, ट्रेजेडी। मर्चेंट ऑफ वेनिस क्या है, रोमांस एंड कॉमेडी। हैमलेट क्या है, रोमांस। जूलियस सीजर क्या है, रोमांस, राइट। और आपका हैमलेट जो है वो ट्रेजेडी है, ओके, हैमलेट ट्रेजेडी है। और फिर अगर मैं बोलूँ हेनरी क्या है, दैट इज़ ऑल्सो लाइक ट्रेजेडी एंड कॉमेडियन। तो इस तरीके की कुछ आपको याद रखने हैं, कुछ प्लेज आपको, कुछ बुक्स को याद रखना होगा, ओके। उसके बाद आपको क्या लिखना है, अ कंसाइज समरी ऑफ द प्लॉट, ठीक है। अ कंसाइज समरी ऑफ द प्लॉट फॉलोड बाय द स्पेसिफिक एस्पेक्ट ऑफ द वर्क, इंडिविजुअल कैरेक्टर, इंसिडेंट्स एंड सीन्स। अब क्या लिखना है, आपको कुछ समरी लिखनी है, कुछ स्पेसिफिक, कुछ महत्वपूर्ण, कुछ सिग्निफिकेंट सीन्स की। प्ले में जो बुक है उसमें कुछ सिग्निफिकेंट सीन, कुछ सिग्निफिकेंट एक्ट्स हुए हैं, कुछ सिग्निफिकेंट चीज़ें हुई हैं, उसका आपको क्या लिखना है, समरी लिखनी है, ओके। जैसे अगर हम बात करें अबाउट मैकबेथ, क्योंकि दो ही हमने अभी तक पढ़े इसलिए मैं दो ही आपको दे रहा हूँ, ठीक है। मैकबेथ और मर्चेंट ऑफ वेनिस। मैकबेथ में सिग्निफिकेंट सीन्स क्या थे, द डैगर सीन, द पोर्टर सीन, है ना। ये जो सीन्स थे ये कितने सिग्निफिकेंट थे, तो आप इनके बारे में लिख सकते हैं। द एक्ट 2 सीन 1 एंड एक्ट 2 सीन 2 आर वेरी सिग्निफिकेंट एंड दे आर ऑल्सो नोन एज डैगर सीन एज वेल एज पोर्टर सीन। क्या होता है उन दोनों में, वो आप थोड़ी समरी दे सकते हैं, है ना। आपको तो बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया गया है, आप चाहे तो उसमें 50 पेज लिख ले, पर आपको लिखना सिर्फ कितना पेज है, 2 पेजेस लिख लिए आप, ठीक है। अगर वो 10 मार्क्स का है तो आपको 2 पेजेस लिखने होंगे, दिस इज मस्ट, ओके। अगर वो 5 मार्क्स का है तो 1 पेज में ही आपको पूरे खत्म कर लेंगे, ठीक है। मार्क्स के अकॉर्डिंग चलिए मैं एक बार मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन आपको बता देता हूँ। देखिए भाई, अगर आपका 5 मार्क्स का आता है तो 1 पेज, फुल 1 पेज, है ना। 10 मार्क्स का आता है देन 2 पेज, ओके। इस तरीके से आपको करना है इस बुक रिव्यू में। अगर 5 मार्क्स का आ रहा है तो 1 पेज भर दीजिए, 10 मार्क्स का आ रहा है तो 2 पेज भरने होंगे आपको, ठीक है, ओके। तो इस तरीके से आपको क्या क्या दिखाना है, आपको कुछ इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट दिखाने हैं, सिग्निफिकेंट एक्सपेक्ट्स दिखाने हैं, ओके। इंडिविजुअल कैरेक्टर्स दिखाने हैं, कितने कैरेक्टर्स हैं, है ना, उन कैरेक्टर्स के नाम आपको पता होने चाहिए। इंसिडेंट्स दिखाने, कुछ मतलब सीन्स में जो इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स हुए हैं उसको दिखाना है, और सीन को भी आपको थोड़ा सा इलेबोरेट करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको ये ध्यान में रखनी है, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। और नेक्स्ट पॉइंट कहता है द आउटस्टैंडिंग आइडिया दैट रन्स थ्रू द बुक टू हाईलाइट इट्स यूनिक पॉइंट्स। मतलब आपको अगर मार्क्स को फैच करना है, मार्क्स को लेना है, देन यू हैव टू राइट द यूनिक पॉइंट्स। तो हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं उन्हें आपको लिखना होगा। आप क्या कर सकते हैं, थोड़े से उनके आप ऐसा कीजिए, थोड़ा सा उनकी स्पीच भी लिख दीजिए। जो सीन्स में जो स्पीचेस बोली गई हैं थ्रू द कैरेक्टर्स, वो स्पीच अगर आप थोड़ी सी लिख देंगे ना अपने इसमें, ज़्यादा नहीं कह रहा, उससे 2-2 लाइन आप लिख लीजिए, 2-2 लाइन इस तरीके से, तो आपको फुल नंबर देने से टीचर कभी नहीं घबराएगा। दिस इज़ अ ट्रिक, ओके, दिस इज़ अ ट्रिक विच यू नीड टू अप्लाई इन योर एग्जामिनेशन। अगर आपको कोई बुक रिव्यू दी है और आपको वो बहुत अच्छे से पता है, isn't it? You are well versed with this with that book review, वो उस बुक के बारे में आप
बहुत अच्छे से जानते हैं। तो क्या करिए, उसके कुछ इंपॉर्टेंट डायलॉग्स को भी आपको लिख लेना है, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट स्पीचेस हैं, इंपॉर्टेंट डायलॉग्स हैं, कुछ मोनोलॉग्स हैं, उन्हें आपको लिख लेना है, ठीक है। डायलॉग्स हो गए, मोनोलॉग्स हो गए, ओके, ट्रायलॉग्स हो गए, वो आपको लिख लेने हैं, ठीक है। नेक्स्ट, सो दिस मैं तो ऐसे कहूँगा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे हाईलाइट करना बनता है, ठीक है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको क्या लिखना है कि बुक की कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस जो हैं, इनका कहने का मतलब है इंपॉर्टेंट जो पैराग्राफ्स हैं, इंपॉर्टेंट जो स्पीचेस हैं, जो डायलॉग्स दिए गए हैं, उन्हें आपको लिखना है, ठीक है। जैसे कि इंपॉर्टेंट डायलॉग क्या था मैकबेथ में, अगर हम देखें मैकबेथ में इंपॉर्टेंट डायलॉग ये था कि इन एक्ट 2 सीन 1 है ना, डैगर सीन में ये था, मैकबेथ सेज दैट इफ आई वॉश माई हैंड्स विद द like a Neptune, if I wash my hands with the Neptune, then the green Neptune will also turn red, है ना। This was the very important line कि अगर मैं नेपच्यून में अपने हाथ धोऊंगा ना, नेपच्यून कौन थे, समुद्र के भगवान थे, ही वॉज द गॉड ऑफ ओशन। अगर पूरे नेपच्यून में मेरा हाथ धुलवाएंगे, अगर नेपच्यून भी आएंगे मेरे हाथ धुलवाने के लिए, तो वो भी ग्रीन से कैसे हो जाएंगे, रेड। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट लाइन्स, आपको ये चीज़ याद रखनी है, दिमाग में रखना है, ठीक है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब लास्ट में क्या है, ओवरऑल इम्प्रेशन ऑफ द वर्क इंक्लूडिंग इट्स शॉर्ट कमिंग इफ एनी। नाउ जो वर्क है उसका पूरा आपको एक समरी लिख देनी है, ओवरऑल इम्प्रेशन ऑफ द वर्क इंक्लूडिंग इट्स शॉर्ट कमिंग्स इफ एनी। मतलब अगर कोई भी आपको शॉर्ट कमिंग्स का मतलब है, यहाँ पे कह रहे हैं कि आपका इंप्रेशन कहाँ डिपेंड करता है, अगर उसमें कोई शॉर्ट कमिंग्स का मतलब होता है कोई भी मिस्टेक, है ना, कोई भी मिस्टेक ना हो। आपको एक बार चेक कर लेना है पूरी तरीके से, कोई कहीं मिस्टेक तो नहीं रह गई, कहीं कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तो नहीं रह गए। देखो ये पॉइंट तो कॉमन है हर जगह, है ना। ये तो आप कहीं कुछ भी करें, आपको एक बार क्रॉस चेक ज़रूर करना चाहिए अपने वर्क को कि मैंने सब कुछ सही लिखा है, मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी, है ना। तो आपको क्या करना है कि जो ओवरऑल इम्प्रेशन पड़ता है, ओवरऑल जो टीचर है जो आपको चेक कर रहा है आपके इस लाइक फॉर्मेट को, ओके, वो टीचर है, वो क्या चाहता है कि आप कोई गलती ना करें। मतलब टीचर का काम तो यही है कि एक गलती मिल जाए, है ना, एक गलती मिल जाए जल्दी से, तभी इसके थोड़े नंबर में काट दूँ। पर आपको ऐसा नहीं करना है। यू हैव टू डू ईच एंड एवरीथिंग इन वेरी लाइक कॉन्साइंस मैनर, बहुत कॉन्साइंस मैनर में, मतलब बिल्कुल होश में रह के करना है आपको, ओके। यू हैव टू बी कॉन्शियस इनफ, ओके। तो इसमें ये चीज़ मैं दोबारा इसे हाईलाइट करना चाहूँगा क्योंकि ये चीज़ भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि दिस लाइन could prevent your marks, okay। So let's read the example, एक एग्जाम्पल मैं पढ़ता हूँ, ओके। दिस इज द नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो पहला सैम्पल हम देखते हैं। देखिए इन्होंने किसके ऊपर लिखा है, द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, दिस इज अ बुक 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, ओके। इसके ऑथर क्या है, देखिए ध्यान से देखिए, ओके। सो ऑथर इज चेतन भगत, ओके। सो इस तरीके से आपने लिखना है, ऑथर लिखना है किस तरीके, चेतन भगत। देन पब्लिशर आपने लिखना है, पब्लिशर कौन है, रूपा पब्लिशर, ओके, रूपा पब्लिकेशंस। अगर इस पर हम लिखें, लेट्स सपोज हम मैकबेथ के ऊपर लिख रहे हैं, ठीक है, तो वो हम अभी आगे देखेंगे, ठीक है। मैकबेथ के ऊपर भी मैं एक लाया हूँ। तो ऑथर आपके कौन है, चेतन भगत, किसके, द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, ओके, मेरे जीवन की 3 गलतियाँ, ओके। सो द ऑथर वॉज चेतन भगत, पब्लिशर वॉज रूपा पब्लिकेशंस, पेज कितने हैं टोटल 258, है ना, और प्राइस कितना है 95 रुपीज़, ओके। अब स्टार्टिंग कैसे करनी है, आपको ऐसी स्टार्टिंग करनी है कि ओवरऑल टोन आपकी सेट हो जाए, है ना। तो किस तरीके से इन्होंने स्टार्ट किया है, लेट्स सी दैट। सो what strikes you first from Chetan Bhagat's novel is the fact that the author writes about Indians and for Indians. Very important.
वेरी नाइसली ही इज स्टार्टिंग। ओके, कि आपको चेतन भगत की बुक पढ़ के क्या लगता है, वो किस लिए लिखते होंगे, है ना, वो किस लिए अपनी नॉवेल्स को लिखते हैं, हम लोगों के लिए, फॉर इंडियंस, है ना, फॉर इंडियंस। ही इज सेइंग दैट ऑथर राइट्स अबाउट इंडियंस एंड फॉर इंडियंस, किसके लिए, सिर्फ इंडियंस के लिए ही लिखते हैं। ये चेतन भगत हैं, किसके लिए लिखते हैं, सिर्फ इंडियंस के लिए ही लिखते हैं। हिज कैरेक्टर्स आर यंग, इनके कैरेक्टर्स कैसे होते हैं, यंग होते हैं, एम्बिशियस होते हैं। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट ये चीज़ आपको मैकबेथ में भी लिखनी है, दैट मैकबेथ वॉज, द कैरेक्टर ऑफ मैकबेथ वॉज एम्बिशियस, ब्रेव, वैलिएंट। इस तरीके के वर्ड आपको लिखने हैं जो मैंने वर्ड्स आपको बताए हैं, ठीक है। तो द कैरेक्टर्स आर यंग, एम्बिशियस एंड पैशनेट एंड हैव द सेम moral, social and religious dilemmas as many of the young Indians today। मतलब अब ये यूथ के बारे में बता रहे हैं कि इनके जो कैरेक्टर्स हैं, मतलब कैरेक्टर्स के बारे में बता रहे हैं बेसिकली। तो कैरेक्टर्स कैसे हैं इनके, ब्रेव हैं, बहुत ज़्यादा, दे आर ब्रेव एज वेल एज दे आर एम्बिशियस। एम्बिशियस का मतलब है बहुत महत्वाकांक्षी, है ना, बहुत हाई डिज़ायर रखने वाले, और पैशनेट है, किसी काम को बहुत पैशन से करते हैं। ओके, इनमें मोरल, सोशल एज वेल एज रिलीजियस एलिमेंट्स, रिलीजियस डिलेमास का मतलब होता है प्रॉब्लम। ओके, जो इनमें मोरल, सोशल और रिलीजियस डिलेमास भी हैं। ओके, जिस तरीके से हम इंडियंस में आज भी हैं, वी आर फेसिंग वेरी सोशल, रिलीजियस एंड मोरल डिलेमास, राइट। तो इन के कैरेक्टर्स में भी इस तरीके के डिलेमास आपको दिखाई देते हैं। ओके, एट द सेम टाइम देयर कॉन्टेक्स्ट एंड सेंसिबिलिटी टू इज unabashedly Indians। Now the new and the third Bhagat book, The Three Mistakes of My Life, has all three qualities। मतलब अब वो इस बुक के बारे में बता रहे हैं कि जो 3 Mistakes of My Life है, ये बुक, इस बुक में हर वो क्वालिटी है जो हम इंडियंस में आजकल खो गई है। ओके, द सेटिंग इज द सिटी ऑफ अहमदाबाद, द थॉट बीइंग अर्बन इज येट नॉट एज metropolitan as many of its metro counterparts. It retains its small town flair is in colors, traditional Indians households and small vegetarian eateries। मतलब अब ये अहमदाबाद के बारे में बताते हैं, दैट हाउ द प्लेस वॉज लाइक अर्बन, मतलब वो अर्बन तो है, एक शहर तो है, बट येट द स्मॉल ईटरीज, जो स्मॉल ईटरीज मतलब जो स्टॉल्स लगे रहते हैं खाने के, है ना, और जितने भी हाउस होल्ड, इंडियन हाउस होल्ड्स हैं, जितनी भी विमेंस हैं हाउस जो घर को संभाल रही हैं, तो वो आज भी मतलब ऐसा लुक देते हैं कि दैट इज़ नॉट एन अर्बन एरिया, दैट इज़ जस्ट अ कॉमन एरिया, isn't it? The new and the third Bhagat book, the three. Okay. We were here. Okay. It has the protagonist Govind with a passion and acumen for accounts of business. Now, अब main character जो protagonist है उसके बारे में बताया जा रहा है कि उसका नाम क्या है। The name of that person, that protagonist is Govind. गोविंद उसका नाम है, जो कैसा पर्सन है, उसकी क्वालिटीज बताई जा रही है। पैशनेट पर्सन है, ओके, एक्यूमेन पर्सन है, और ही हैजिंग द बिजनेस। ओके, उसके पास क्या है, उसका बिजनेस है। ओके, इट इज़ ईशान फॉर whom cricket is the element around which his life revolves। एंड दूसरा पर्सन कौन है, ईशान, ओके, जिसकी लाइफ क्या है, क्रिकेट, मतलब उसे क्रिकेटर बनना होगा परहैप्स। ओके, तो उसकी जो लाइफ है वो कैसी है, क्रिकेट। ओके, उसकी पूरी लाइफ कैसी रहती है, क्रिकेट की चारों तरफ ही घूमती रहती है। ओके, एंड इट हैज़ ओमी। अब थर्ड कैरेक्टर है, देखो 2 कैरेक्टर पहले ही बता दिए गए हैं, द वन इज गोविंद, नेक्स्ट इज ईशान, एंड थर्ड इज दिस ओमी। अब ये ओमी जो है, ये एक प्रीस्ट का बेटा है, एक मतलब जो प्रीस्ट हैं, जो पुजारी हैं, उनका बेटा है। ही इज़ वेरी लॉयल फ्रेंड हु इज़ रेडी फॉर एनीथिंग दैट इज़
दैट हिज फ्रेंड आर गेम्स फॉर। मतलब वो अपने दोस्तों के लिए कुछ भी कर सकता है, मतलब कुछ भी है उसके फ्रेंड कहें, मतलब गोविंद और दिस पर्सन, द नेक्स्ट इज what was the next गोविंद and the second person ओमी। ओके, जो गोविंद, जस्ट वेट। तो अभी तक हमें पता चला 3 दोस्त हैं, गोविंद, ईशान एंड ओमी। गोविंद कैसा है? ही इज़ अ प्रोटोगोनिस्ट एंड ही इज़ अ वेरी पैशनेट पर्सन। ओके, उसके अंदर पैशन है बिजनेस के लिए। वहीं ईशान को देखें तो ईशान एक क्रिकेटर बनना चाहता है, ही इज़ हैविंग दैट लव फॉर हिज क्रिकेट। ओके, एंड ओमी कौन है? ओमी प्रीस्ट का बेटा है, मतलब पुजारी का बेटा है, जो कि काफ़ी लॉयल है अपने दोस्तों के लिए। ओके, और वो कुछ भी कर सकता है अपने दोस्तों के लिए। तो 3 पर्सन आपको याद रखने हैं, ईशान, ओमी एंड गोविंद। ठीक है, गोविंद प्रोटोगोनिस्ट है, ओमी प्रीस्ट का बेटा है एंड ईशान इज द नेक्स्ट पर्सन। ठीक है, द बुक इज बेस्ड ऑन रियल लाइफ इवेंट्स। जो बुक है अब किसके ऊपर बेस्ड है ना? आप पॉइंट्स को देखते जाइए और देखिए किस तरीके से आपको दिख रहे हैं। ओके, आप देखो टाइटल बता दिया, ऑथर बता दिया, पब्लिशर बता दिया, नंबर ऑफ पेजेस एंड प्राइजेस भी बता दिए, ओपनिंग सेंटेंस भी उसी टोन से स्टार्ट हो गई। ओके, जनरल फीलिंग, जो जनरा है बुक की, फ्रिक्शनल है, नॉन फ्रिक्शनल है, वो भी बता दिया है ना। अब हम देख रहे हैं एक शॉर्ट समरी ऑफ द प्लॉट की शॉर्ट समरी देख रहे हैं। ओके, तो दिस इज द शॉर्ट समरी। देखो इधर जनरा आपको नहीं दिया गया है, फिर भी मैं जनरा आपको इसका प्रेडिक्ट करके बताता हूँ, क्योंकि देखो टाइटल क्या है? द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, है ना। पहले वैसे तो हम जनरा इसका पढ़ने के बाद बताएंगे, पर क्योंकि 3 मिस्टेक्स ऑफ द लाइफ है तो इसका जनरा हो सकता है ट्रेजिक। मतलब लेट्स सी कितना मेरी प्रोटेक्शन सही जाती है। ये इसका जनरा है, आपको जनरा भी इसका यहीं लिखना है। ओके, प्राइस के पहले आपको जनरा लिखना है, पेजेस से पहले। ओके, ऑथर हो गया, पब्लिशर हो गया। पब्लिशर के बाद जो थर्ड पॉइंट है यहाँ पे आपको क्या लिखना है? जनरा, जो कि इन्होंने नहीं लिखा है। ओके, यहाँ पे आपको जनरा लिखना होगा पब्लिशर के बाद। ठीक है, अब जो बुक है वो रियल लाइफ इंसिडेंट पे बेस्ड है। इट बिगिंस इन अ ड्रामेटिक इनफ फैशन with Bhagat receiving an email from Govind, who had taken my sleeping pills and was writing to him. Now, अब ये जो पूरी स्टोरी है ये कहाँ से स्टार्ट होती है? ड्रामेटिक वे से स्टार्ट होती है, जिसमें जो भगत है उसे एक ईमेल मिलता है गोविंद की तरफ से। ओके, who had taken many sleeping pills and was writing to him while writing for the deadly sleeps embarrassed. Now, अब वो क्या बताता है? that गोविंद यूज टू टेक द स्लीपिंग पिल्स, सोने की दवाई होती है उसे लेता था। नाउ ही इज इन अ पैथेटिक कंडीशन। ओके, चेतन वॉज शेकन इनफ बाय द इंसिडेंट टू ट्रैक द बॉय डाउन टू एन अहमदाबाद हॉस्पिटल। क्योंकि जो पर्सन था गोविंद, ओके, काफ़ी ज़्यादा स्लीपिंग पिल्स लेता था, उसकी वजह से उसकी तबीयत खराब हो गई। ही इज़ इन अ डेड बेड, नाउ ही इज़ ऑन द डेड बेड, मतलब वो आखिरी सांसें गिन रहा है। ओके, तो क्या चेतन क्या करता है? उसे हॉस्पिटल में ले जाता है, उसे एडमिट कराता है। ओके, अहमदाबाद हॉस्पिटल में, और फॉर्चुनेटली वो अभी ज़िंदा है, मतलब अब वो ठीक है, बिल्कुल ठीक ठाक है ना। अब वो ठीक ठाक है, मतलब वो बच गया। ओके, द बुक इज लूजली बेस्ड ऑन द 3 मिस्टेक्स गोविंद मेड इन हिज लाइफ। नाउ, अब जो बुक है वो किसके ऊपर है? जो गोविंद ने 3 मिस्टेक्स करी थी। ओके, गोविंद ने क्या करा था? स्लीपिंग पिल्स खा ली थी। ओके, जिसे चेतन ने हॉस्पिटल में एडमिट कराया था। ओके, स्लीपिंग पिल्स किसने खाई थी? गोविंद ने। एडमिट किसने करा था हॉस्पिटल में? चेतन ने। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है। अब जो गोविंद है जिसने स्लीपिंग पिल्स खाई थी, जो कि विक्टिम था, अब वो बताता है अपनी 3 मिस्टेक्स कि मेरी क्या 3 मिस्टेक्स थी, मेरी क्या 3 गलतियां थी, जिसकी वजह से आज भी मुझे क्या होता है? पछतावा होता है। ओके, What follows is a mix of cricket, religion, business, love and friendship. Govind set up a sport shop along with his friends in the temple compound with Om's family's help.
The shop prospers as Ishan coaches young boy in cricket and Govind teaches maths to Ishan's sister, Vidya, who had captured his heart. Ishan then meet Ali, a child proudly with a hyper reflex condition that makes him hit each ball for a six. Ali displays the talent which Ishan never had, and Ali's destiny becomes his own. Now, after that, देखिए अब क्या गोविंद जो है वो क्रिकेट शॉप रख देता है, ओके, कहाँ पर, टेम्पल पे, जहाँ पर जो ओम की फैमिली है, जो ओमीज की फैमिली है, ओके, जो ओमी की फैमिली है वो हेल्प करती थी। ओमी की फैमिली की हेल्प की वजह से, हेल्प की मदद मतलब उसकी उनकी मदद से जो ईशान है वो क्या करता है, एक लाइक ही सेटअप, सॉरी नॉट ईशान बट गोविंद जो है वो शॉप को सेटअप कर देता है। ओके, आफ्टर दैट द यंग बॉयज इन क्रिकेट एंड गोविंद टीचर्स मैथ्स टू ईशान सिस्टर। फिर गोविंद जो है वो ईशान की सिस्टर को मैथ्स पढ़ाता था, है ना, क्योंकि जो गोविंद था, एज आई हैव टोल्ड यू, गोविंद कौन था, ही इज़ द वेरी एजुकेटेड पर्सन, उसे पढ़ने में बहुत रुचि थी, तो इसलिए वो मैथ्स पढ़ाता था मतलब ईशान की बहन को, ओके। एंड ईशान सिस्टर विद्या हु ऑल्सो कैप्चर हिज हार्ट, और ईशान की सिस्टर को जो पढ़ाई है विद्या, ओके, विद्या मीन्स जो स्टडी है, दैट इज आप कह सकते हैं उसके हार्ट में जा रही थी, उसे समझ आ रही थी, इजंट इट। आफ्टर दैट ईशान there meets Ali's child prudently with a higher reflex condition that makes him hit each ball for six. Now ईशान जो है वो अली के बेटे से मिलता है जिसने बहुत अच्छे रन्स बनाए थे, ओके, who has hit 6 बॉल, उसने मतलब 6 बॉल हिट कर दी थी, उसने 6 की 6 बॉल्स होती हैं, ओके, वो सारी हिट्स कर दी थी मैच में। Ali displays the talent who Ishan never had, and Ali's destiny becomes his own. Now, enter Om's B2 means maternal uncle. Okay, Om's B2 मामा. Now, Om's की जो B2 है मामा मतलब maternal uncle, वो आते हैं, okay, a communal party man bent on converting the young into fighters in the name of religion. Situation come to a head and Ahmedabad once in a riot fights. Now there is a tragedy, मतलब वहाँ पे अहमदाबाद में कुछ गलत घटना हो गई थी, ओके, फायर्स होने लगी थी। The background strongly replicates the Godhra riots. The events that follows led Govind to his deathbed, and that is when the writes the email to Bhagat. और अब क्योंकि उस फायर की वजह से, क्योंकि अहमदाबाद में फायर्स होने लगी थी, इसलिए गोविंद को भी कुछ चोट आई थी, एंड नाउ ही वाज ऑन द डेड बेड, ओके, इसलिए वो डेड बेड पे था, ओके। शुरू में हमने देखा नहीं था कि गोविंद जो है वो कहाँ पर है, डेड बेड पे। वो क्यों था, क्योंकि उसे गोलियां लग गई थी, उसे बुलेट्स लग गई थी, इसलिए ही वाज ऑन द in the hospital. Perhaps this is the biggest compliment an author can receive. It's not when New York Times describe him as the biggest selling English language author in the country, or when he crosses the covert 2 million bookshelves figure, but when someone chooses to remember him in his last minute, that makes a writer go beyond the ordinary. After all, isn't the time purpose of all a writer to touch someone's heart? The 3 mistakes of my life is written simply and has the quality that makes one want to read the book cover to cover in one setting. The pricing of the book is just right for the target audience. Young people, the book like Bhagat's earlier one night, the call center, okay, at the rate the call center too has the spice, emotion and pace to turn into a potential blockbuster. So this was all the story. Okay,
इस तरीके से आपको मतलब ओवरऑल इस तरीके से आपको लिखना है, ठीक है। मेन थीम समझ लो क्या है, ऑथर लिखना है, पब्लिशर लिखना है, जनरा लिखना है, पेज लिखना है, फिर प्राइस लिखना है, ओके। उससे पहले फिर आपको क्या करना है, पॉजिटिव टोन में समझाना है चीज़ों को। उस टोन में समझाने से ये होगा कि आपकी जो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन है वो आपका उन 2-3 लाइन में ही आ जाए, ओके। इससे क्या होता है, अगेन बहुत सारे टीचर्स होते हैं जिनके पास टाइम नहीं होता है इसे पूरा पढ़ने का, तो आपको कोशिश करिए और 1-2 लाइन में ही आपको पूरी की पूरी जो भी आप लिखना चाहते हैं सब कुछ उसी में आप थोड़ा सा लिख दें, जिससे कि जो टीचर है उसे पता चल जाए कि अच्छा ये पूरे उसमें ये होने वाला है, ठीक है। तो दिस शुड बी द करेक्ट मेथड, ओके। नेक्स्ट आपका ये है, तो ये आप खुद देख सकते हैं, इधर टाइटल दिया है, ओके। टाइटल टीचर दिया है, टाइटल ऑथर बुक्स, ओके। स्कूल जनरा फिक्शन ये है, पब्लिशर ये है, इस तरीके से आपको लिखना है, ठीक है। फिर आपको क्या लिखना है, फ्रॉम अमेज़न की तरफ से, मैकबेथ के ऊपर है ये, ठीक है। तो आपको इस तरीके से बुक रिव्यू आपको देना है। लेट्स रीड दिस एज वेल। साउथ वेस्ट लिकिंग स्कूल डिस्ट्रिक्ट, स्कूल का नेम हो गया। लिटरेचर सिलेक्शन रिव्यू, दिस इज द टाइटल। टीचर कौन है, पॉला बॉल। टाइटल मैकबेथ नो फियर, ओके। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, बट आप अगर ऐसे लिखेंगे ना, द ट्रेजेडी ऑफ मैकबेथ, तो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। ऑथर विलियम शेक्सपियर। बुक समरी एंड द समरी, ये कुछ नहीं लिखना है, जस्ट रेज इट, ओके। कुछ नहीं लिखना है, इतना कुछ नहीं लिखना है। स्कूल लिख लेना आप, जनरा फ्रिक्शन है, जस्ट वेट, मैकबेथ का जनरा फ्रिक्शन कहाँ है, इधर गलत है, ओके। यहाँ पे कोई चीज़ कुछ चीज़ गलत है, ओके। जनरा क्या है इसका, ट्रेजेडी, ओके। ट्रेजेडी इज द जनरा। नेक्स्ट पब्लिशर कौन है, स्पार्क नोट्स, किसकी तरफ से आ रहा है, फ्रॉम अमेज़न। अब मैकबेथ के ऊपर देखिए किस तरीके से आता है। द ट्रेजेडी ऑफ मैकबेथ इज अ वाइंडिंग एंड whimsical tale that puts into play humanity against heroism. Now, dependence in the midst of deceit and the mundane under the influences of the magical. मतलब you all know कि जो मर्डर हुआ था किंग डंकन का, वो किसके थ्रू हुआ था, विचेस के थ्रू हुआ था, क्योंकि विचेस ने स्पेल्स कर दिया था ऑन मैकबेथ, है ना, यही सब दिया है। The toll and trouble in the story arises not only from the classical Shakespearean fight for a throne, but also in the psychological dramas of his protagonist. The essential story of Macbeth brews and boils in the straight and fertiles of human reaction to relationship and temptation. किसके ऊपर है, temptation के ऊपर है, relationship, human relationships के ऊपर है, okay? Now, objectives. देखो ये भी कुछ नहीं लिखना है, ये कुछ नहीं लिखना है आपको, ये पता नहीं कहाँ से दे दिया है ना, ये कुछ नहीं लिखना है आपको, सीधे आपको क्या लिखना है, रीड एंड कॉम्प्रीहेंड लिटरेचर एट ग्रेट लेवल, डिटरमाइन फिगरेटिव कनेक्टिव मीनिंग्स, एनालाइज इम्पैक्ट ऑन टोन। रिव्यू 1, अच्छा 2 रिव्यू दिए गए हैं यहाँ पे, दोनों रिव्यू पढ़ते हैं। क्रिएटेड बाय हार्वर्ड स्टूडेंट फॉर स्टूडेंट एवरीवेयर, स्पार्क नोट्स इज अ न्यू ब्रीड ऑफ स्टडी गाइड, स्मार्टर, बेटर, फास्टर, okay, geared to what today's student need to know. Spark Notes provide chapter by chapter analysis, explanation of key themes, okay, motifs and symbols, and a review quiz and essay topics, lively and accessible. These guides are perfect for late night studying and writing papers. Very important, ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगी मुझे, इस तरीके से आपको रिव्यू देना है, देखिए, है ना। आपको बताना है कि स्पार्क नोट्स, सपोज स्पार्क नोट्स से लिया है इन्होंने, हम एवरग्रीन से दे रहे हैं। एवरग्रीन हैज़ द वेरी डीपर मीनिंग, मतलब बहुत डीपर मीनिंग है, आप उसमें आप शॉर्ट नोट्स भी दे सकते हैं, ओके। और हर शॉर्ट नोट्स बहुत ही सिंप्लीफाई वे में लिखा गया है, जिससे कि बच्चों को कोई परेशानी ना हो, ओके। हर मीनिंग, हर डिफ़िकल्ट मीनिंग का, हर ओल्ड इंग्लिश का आपको एक न्यू वर्जन मिलेगा, ओके। एंड ट्रांसलेशन एक्सपेक्ट आपको पास में ही मिलेगा, इस तरीके से आप देख सकते हैं, ओके।
तो ये तो हो गया रिव्यू 1। अब रिव्यू 2 देख सकते हैं फ्रॉम अमेजोन, सेम अमेजोन की तरफ से। Among the tragedies of Shakespeare, Macbeth is noted for the expectational simplify of the plot and the directness of the action. Here is no underplot to complicate or enrich, hardly more than a glimpse of humor to relieve the dark picture of criminal ambition. On the steady march towards an inevitable catastrophe, the tragedy illustrates in its close the conventional poetic justice that demands the trump of righteous cause. So this was all. देखिए अब इधर हुआ क्या है, सिंपली इन्होंने एक रिव्यू दिया है, ओके। उसका आपको क्या करना है, अब आपको सबसे पहले देखो यहाँ पे आते हैं, ऑथर लिखना है, ओके। आप इसे एक बार मैं सजेस्ट करूँगा कि इसको आप मत देखिए, है ना। ये आपको बस क्या करेगा, एक लाइक वो देगा कन्फ्यूज़न। आप इसे देखिए, दिस इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ राइटिंग, ओके। आपको क्या लिखना है, सबसे पहले ऑथर लिखना है, फिर पब्लिशर लिखना है, फिर जनरल लिखना है, फिर पेजेस लिखने हैं, फिर प्राइस लिखनी है, ओके। और उससे पहले आप एक टाइटल भी दे सकते हैं अगर आप चाहें तो, है ना। टाइटल इधर ज़रूरी नहीं होता है, टाइटल देना ही है, ठीक है। फिर आपको वो सारी चीज़ें आपको बतानी होंगी, है ना, उस पूरे बुक की कि किस तरीके से बुक है, क्या समरी प्लॉट्स, आपको सारी चीज़ें उसमें बतानी होंगी, इज़न्ट इट। एंड सिग्निफिकेंट सीन्स आपको बताने होंगे, क्या सिग्निफिकेंट सीन्स थे, है ना, किस तरीके से एंडिंग हुई उसकी, ये सारी चीज़ें आपको बतानी है। बस अगर 5 मार्क्स का आता है तो 1 पेज में लिख दीजिए, 10 मार्क्स का आता है तो आप 2 पेज में लिख दीजिए। सो आई थिंक दिस इज़ क्लियर टू यू। दिस इज़ द होमवर्क क्वेश्चन, ओके। ये होमवर्क क्वेश्चन है डायरेक्टेड राइटिंग में बुक रिव्यू का, ठीक है। क्वेश्चन सेज राइट अ रिव्यू ऑफ अ बुक यू हैव रिसेंटली रीड। इस तरीके से ही क्वेश्चन आएगा, अप्रॉक्सीमेटली 300 वर्ड्स में। मेक यूज़ ऑफ गिवन पॉइंट्स, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जो कि आपको क्वेश्चन पेपर में नहीं दिए होंगे, मैं आपको दे रहा हूँ। क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि पहली बार आप लिख रहे हैं, तो प्लीज़ इन पॉइंट्स को रेफर कीजिए और कम से कम 3 बार, कम से कम 2 बार, ज़्यादा नहीं देते, कम से कम 2 बार इस सेम क्वेश्चन को डिफरेंट टाइप से करिए। देखिए बुक रिव्यू के भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं, कोई ट्रेजेडी लिखेगा, कोई इसी ट्रेजेडी को थोड़ा सा ग्लोबी मूड बना देगा, है ना सॉरी, कोई सटायर यूज़ करेगा, कोई सरकाज़म यूज़ करेगा, कोई आयरनी यूज़ करेगा, कोई जस्ट अ मेलोडी करेगा, कोई कुछ करेगा, कोई कुछ करेगा, तो डिफरेंट वेज होते हैं। तो आप इस एक क्वेश्चन को प्लीज़ 2 बार अटैम्प्ट कीजिए, 2 टाइम्स, और डिफरेंट मेथड्स से, ओके। क्वेश्चन क्या कह रहा है, राइट अ रिव्यू ऑफ अ बुक यू हैव रिसेंटली रीड इन अप्रॉक्सीमेटली 300 वर्ड्स। सिर्फ इतना ही दिया जाएगा आपको, आपके क्वेश्चन पेपर में सिर्फ इतना ही दिया जाएगा, दैट्स इट, बस, इससे आगे कुछ नहीं दिया जाएगा। पर मैं दे रहा हूँ आपको, ये नोट्स दे रहा हूँ, ये पॉइंट्स दे रहा हूँ, जिससे कि आप इसका यूज़ करें। एंड द पॉइंट्स आर नेम ऑफ द बुक, बुक का नेम, ऑथर, पब्लिशर, रीडरशिप, आप इसे मत ले सकते हैं, नहीं ले सकते। कवर एंड इलस्ट्रेशन, इसे भी आप लिख सकते हैं, कवर एंड इलस्ट्रेशन, किस तरीके का कवर है ना। देखिए जितना आप चाहें अपनी कॉमन सेंस से, अपने सेंस से आप इसे ऐड कर सकते हैं, इसे और बढ़ा सकते हैं। कवर जैसे इन्होंने यहाँ पे कवर बना दिया, रीडरशिप बना दी, इलस्ट्रेशन मतलब फर्स्ट पेज कैसा लगता है, जैसे हमारा मैकबेथ का फर्स्ट पेज किस तरीके का है, जो हमारा बुक का फर्स्ट पेज है वो किस तरीके का है, क्या शो करता है, प्लॉट क्या है, कैरेक्टर्स लिखने हैं आपको, एंड इंसाइट इनटू सम इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स, है ना, कुछ इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स लिखने हैं। मैसेज अगर कोई है, कोई क्या मैसेज देना चाहते हैं, अगर कोई मैसेज दिया है, एंड अपील दैट द बुक होल्ड्स फॉर यू, मतलब और फिर अपील करें कि आपको मतलब बुक्स कितनी ज़्यादा, मतलब ये बुक जो है वो कैसी थी, आपको पढ़कर कैसा लगा, आपको रिव्यू देना है बेसिकली, है ना। जैसे हम लोग क्या देते हैं, हम लोग वो देते नहीं है 5 स्टार्स, क्या देते हैं वो, है ना, रिव्यू देते हैं। इस तरीके से आपको रिव्यू देना है, सिंपल, है ना। सो दिस वॉज आर बुक रिव्यू। बहुत डिटेल में मैंने आपको बताया है, बहुत मतलब इस बुक रिव्यू का कोई भी पर्टिकुलर मैथड नहीं है, सिंपली मैंने पहले क्या बताया था, कुछ ये मैथड होते हैं बस, सिंपल,
है ना, बुक का नाम, ऑथर का नाम, पब्लिशर का नाम, है ना, कवर एंड इलस्ट्रेशन, प्लॉट, कैरेक्टर्स, है ना, ये चीज़ें आप लिख सकते हैं। इंटरेस्टिंग फैक्ट लिख सकते हैं, मैसेज क्या दिया है ये लिख सकते हैं, है ना, प्रेसिडेंट क्या कहना चाह रहे हैं, कोई इंपॉर्टेंट डायलॉग्स लिख सकते हैं। मतलब ये तो कॉमन है, जो मैंने अंडरलाइन की ये तो आपको लिखने ही लिखने हैं, साथ में आप और भी लिख सकते हैं। अगर आपका दिमाग जो है वो मुझसे भी तेज चल रहा है कि अगर इसमें और क्या बढ़ाएं जिससे हमारे और मार्क्स फैक्ट्स हो सके, तो आप कुछ इंपॉर्टेंट डायलॉग अगर याद है, आपको कुछ इंपॉर्टेंट डायलॉग याद है उस चीज़ का, तो आप वो लिख सकते हैं। अपनी तरफ से जो बढ़ाना चाहें वो बढ़ा सकते हैं, बट दैट शुड बी रेलेवेंट टू योर टॉपिक। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। अगर रेलेवेंट नहीं है आपके टॉपिक से, आप लिख रहे हैं मैकबेथ और लिख रहे हैं मर्चेंट ऑफ वेनिस का, या लिख रहे हैं हैमलेट का, तो दिस इज नॉट राइट, है ना। तो आपको क्या करना है, जो दिया है क्वेश्चन में उसी के अकॉर्डिंग चलना है, ठीक है। एंड विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ आवर टुडेज सेशन। होप दिस बुक रिव्यू इज क्लियर टू यू। एंड और ये क्वेश्चन जो मैंने दिया है, होमवर्क क्वेश्चन, ये आपको करना है, ज़रूर करना है, अपनी तरफ से करना है, ठीक है। पूरी कोशिश करनी है आपको करने की। और दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बच ही नहीं सकता आपके एग्जाम में आने से। वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब ये क्वेश्चन नहीं, ये टॉपिक, ये जो टॉपिक है बुक रिव्यू का, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको इसे नहीं छोड़ना है, वरना 5 मार्क्स आपके चले जाएंगे, है ना। 5 मार्क्स आपके चले जाएंगे। 5 मार्क्स का आता है ये, है ना, तो 1 पेज का लिख दीजिए। 10 मार्क्स का आता है तो 2 पेज का आप लिख सकते हैं। ओके, सो होप एवरीथिंग इज गुड, आपके एग्जाम्स अच्छे जा रहे हैं। So if you love this video, so like the video and subscribe the channel if you didn't do it yet. ऐसी इसमें इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश लिटरेचर की वीडियोस आती रहती हैं। दिस वाज योर इंग्लिश ग्रामर वीडियो। ओके, आप लिटरेचर पर समझ लीजिए, इसे बैक समझ के, ये ग्रामर की वीडियो थी, ठीक है। सो होप आपको समझ आया हो किस तरीके से आप बुक रिव्यू करते हैं, किस तरीके से आप बुक्स को देखते हैं, किस तरीके से आप उसके बारे में लिखते हैं। बुक रिव्यू लिखने से पहले आपको बुक की बहुत ज़्यादा नॉलेज होनी चाहिए। उसका जनरा है, फ्रिक्शन है, नॉन फ्रिक्शन है ना, किस तरीके का जनरा है, प्लॉट्स क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, और क्या नाम है, कैरेक्टर्स कैसे हैं, कैरेक्टर्स कौन कौन है, ठीक है। इम्पॉर्टेंट एक्ट्स, इम्पॉर्टेंट सीन्स, इम्पॉर्टेंट डायलॉग्स, इम्पॉर्टेंट स्पीचेस, इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपको लिखनी है। तो पेजेस कितने हैं, नंबर ऑफ पेजेस लिखने हैं, पब्लिशर किसकी है, नंबर ऑफ पब्लिशर लिखनी है ना। तो देखिए, इसमें कोई सर्टेन आपको स्ट्रक्चर नहीं दिया है, सर्टेन आपका फॉर्मेट नहीं है। जो ये मैंने फॉर्मेट बताया है ये सर्टेन नहीं है, आप जितना चाहे उतना आप ऐड कर सकते हैं। जैसे इसमें जनरा नहीं दिया था, हमने जनरा भी ऐड किया, है ना। फ्रिक्शनल है, नॉन फ्रिक्शनल है, वो नहीं दिया, इसमें आपको वो लिखना है, ठीक है। सो इस तरीके से कोई कॉमन प्रोसेस नहीं है ये, मतलब ऐसा नहीं है कि इस प्रपोजल राइटिंग का जैसा हमने दिया है उसको याद ही रखना है। आर्टिकल राइटिंग या आप रिपोर्ट राइटिंग का एक फॉर्मेट है, उसे याद रखना है, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें आप चाहें तो अपनी तरफ से कुछ भी ऐड कर सकते हैं, बट दैट शुड बी रेलेवेंट टू द टॉपिक। आई एम अगेन एंड अगेन सेइंग दैट व्हाट यू आर एडिंग, इट शुड बी रेलेवेंट टू द टॉपिक। होप दिस बुक रिव्यू इज क्लियर टू यू एंड दिस टॉपिक इज श्योर कम वाला टॉपिक है। ये श्योर कम वाला मतलब ज़रूर आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं बार बार कह रहा हूँ, इसे आप निगलेक्ट मत कीजिए। और इतना इंपॉर्टेंट, देखो कितना सिंपल है, आपको फॉर्मेट थोड़ा सा याद करना है, बस वही जनरा वगैरह का, प्लॉट वगैरह का, है ना, पब्लिशर वगैरह का। बाकी तो आप अपनी तरफ से ऐड कर सकते हैं। एक स्ट्रक्चर आपको बस दिमाग में रखना है। हमें पहले मैं बेसिकली ये कह रहा हूँ कि एक हायरार्की आपको याद रखनी है, किस तरीके से प्लॉट पहले आएगा, स्ट्रक्चर पहले आएगा, फ्रिक्शन नॉन फ्रिक्शन पहले आएगा, जनरा पहले आएगा। ये अगर आपने एक हायरार्की याद कर ली ना, फिर आप कुछ भी कर सकते हैं, आपके हाथ में है ये, ठीक है। तो चीज़ ये है कि आप किस तरीके से अपनी बुक को रिव्यू कर सकते हैं। ये एक एडवर्टाइजमेंट की तरह है, जैसे एडवर्टाइजमेंट में भाई बहुत अच्छे से लोग बोलते हैं, उसी की तरह है ये, आपको उसी तरीके का सिखाया जा रहा है कि कल को अगर आपको एक बुक रिव्यू करने को दे दी जाए तो आप किस तरीके से करेंगे, आप कर भी पाएंगे नहीं कर पाएंगे। तो उससे इनिशिएट करने की एक छोटी सी कोशिश है ये, है ना, जो कि आपकी क्लास 11th और 12th में चलती है। ये ISC बोर्ड में ज़्यादा होता है, आई डोंट नो अबाउट CBSE और स्टेट बोर्ड्स। ओके, तो होप दिस थिंग इज़ क्लियर टू यू, और होप आप इसमें तो एक नंबर भी नहीं कट पाएंगे, क्योंकि ये फ्री के नंबर है एक तरीके से,
है ना। बस थोड़ा सा फॉर्मेट आपको याद रखना है, थोड़ा सा स्ट्रक्चर आपको याद रखना है, और बाकी सब चीज़ें अपने आप लिखनी है ना। इसमें नंबर नहीं कटवाने, 5 नंबर का है तो 5 में 5 आने चाहिए, 10 नंबर का है तो 10 में 10 आने चाहिए, है ना। और प्लीज़ मार्क्स के अकॉर्डिंग लिखा करिए, जो क्वेश्चन है इंग्लिश में मार्क्स के अकॉर्डिंग लिखा करिए, ठीक है। ये नहीं कि बिल्कुल भरे जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सो दैट्स इट, गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फर्दर एग्जामिनेशन, मे गॉड ब्लेस यू चिल्ड्रन, बाय गाइस, हैव अ गुड डे।